आजकल उत्तराखंड में वृक्षारोपण का सीज़न चल रहा है। जहाँ तहाँ लोग वृक्षों को लगा रहे हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो हमारी परंपरा है उसमें हरेले के दिन गांव के लोग अपने खेत बाड़ी में कहीं से लाकर एक या दो पेड़ लगाते हैं। ये पुरानी परंपरा है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो आज चर्चा कर रहा हूँ वो उस वृक्षारोपण को लेकर है जो एक फैशन के रूप में स्थापित हो गई है। हमारे मित्र हैं बागेश्वर में श्री किशन सिंह भरड़ा जी। जितना मैं उनको जानता हूँ उस हिसाब से मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि उस शख्स ने करीब 6 लाख से अधिक पौधों को वृक्ष बनाकर बड़े जंगल स्थापित किए हैं और जिनके नाम भी सार्वजनिक हैं, उन वनों के कहाँ कहाँ हैं। यहीं वो नहीं रुकते हैं, करीब 6 लाख से अधिक पौधे वे बागेश्वर में, उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में और तो कोई बीज के रूप में विदेशों तक वो दे चुके हैं, भेज चुके हैं। कुछ दिन पहले उनसे एक बात हो रही थी चूरा को लेकर, तो व्हाट्सएप में जितना ज्ञान चूरा को लेकर दिया गया है कि चूरे के गुण क्या हैं, चूरा क्या लाभ दे सकता है, आदि 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 आदि, मैं बता दूं कि व्हाट्सएप में अगर आप ढूंढेंगे कि एक स्वस्थ वृक्ष से कितना क्विंटल या कितना टन या कितना किलो चूरा मिलेगा या 1 किलो चूरे से कितना वनस्पति घी बनेगा, ये जानकारी आपको स्पष्ट रूप से बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन जो भी जानकारी मिलेगी वो चूरा के गुणों को लेकर मिलेगी। उसकी पत्तियों, उसके चारा इत्यादि, चारा हो गया और जो चूरे का फल खाया जाता है बाहर से, उसके गूदे को हम बचपन में खा लिया करते थे। और बीज जो होता है उसके अंदर उसको कुछ सुखा के गर्म करके पीस के कूट काट के उसमें से तेल निचोड़ा जाता था। ये हमारे गाँव में जहाँ भी चूरे के पेड़ वहाँ होता है, अभी भी होता है। इधर 1980 और उसके आसपास के दौर को जब मैं देखता हूँ, क्योंकि हम वन आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, मैं जब वन आंदोलन की बात करता हूँ तो स्पष्ट कह दूँ कि चिपको शब्द जो है वो एक वन आंदोलन का एक छोटा सा कार्यक्रम एक गाँव का था। इसलिए हम पूरे वन आंदोलन को चिपको आंदोलन के रूप में नहीं देखते हैं। अब वन आंदोलन से जुड़ा होने के नाते 1980 से लेकर और बहुत बाद तक विभिन्न सेमिनारों में जाना और गोष्ठियों में जाने का मौका मिला। बाद में मैंने स्वयं उसमें जाना छोड़ा क्योंकि रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा था, परिणाम कुछ नहीं निकल रहे थे। वो एक लाइन आई थी बीच में, आपने देखा होगा बड़े अखबारों में, फंड एंड पब्लिसिटी जैसा कुछ। तो खैर, लेकिन उस तमाम जगहों में चूरे को लेकर बहुत अच्छे संदेश और अच्छी बातें। ऐसा लगता था कि सिर्फ चूरे का ही पेड़ है जो बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज उत्तराखंड के लिए बन सकता है। अभी 1923 का ये जुलाई का महीना चल रहा है, वृक्षारोपण बहुत बृहद स्तर पर हो रहा है। कल और परसों हरेले का त्यौहार पूरे उत्तराखंड में जोर शोर से मनाया जाएगा। तो यह हरेला भी वृक्षारोपण के रूप में पूर्व के मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित करने की कोशिश की गई है। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि वन विभाग से, पर्यावरणविदों से और सरकार से, क्योंकि 22-24 साल की तो हमारी सरकार भी हो गई है, उनसे एक सवाल पूछा जाए कि उन्होंने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये काली कुमाऊं का काली नदी का जो शारदा नदी का जो जलागम क्षेत्र है, जो चूरा प्रजाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी क्षेत्र है, उसमें चूरे के कितने वनों को, नए वनों को स्थापित किया है, चूरे के कितने वनों को संरक्षण और संवर्धन किया है। अगर मैं आज एक सवाल, क्योंकि वनाधिकारी तो IFS होते हैं और उनको गर्व भी होता है, साहब हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं जनता के ऊपर राज करने के लिए, उनसे एक सवाल पूछें कि बागेश्वर जनपद में कुल कितने चूरे के पेड़ हैं, तो वो अपने राज्य अधिकारियों द्वारा जो टटोले गए संख्याएँ होंगी उसके दाएँ बाएँ ही घूमते हुए मिलेंगे। लेकिन अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे कि इधर 22 साल 24 साल जो उत्तराखंड राज्य के बने हो गए, या हम सीधे वन आंदोलन के 1980 के दौर की बात करें
जिसके बाद आपने वन संरक्षण अधिनियम बनाया, 80 बनाया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया, आदि आदि सरकार ने किया। उस दौर से लेकर आज तक जो 40-45 साल का समय गुजर चुका है, उसमें आपने चूरे का डेवलपमेंट क्या किया, कितना चूरा विकसित किया अपने क्षेत्रों में। क्योंकि चूरा सिर्फ वनस्पति घी या बच्चों के खाने का फल के रूप में इस्तेमाल नहीं है, बल्कि चूरा जो है वो आपके प्लास्टिक के जो दौने पत्तल आ रहे हैं उनको रोक सकता था। लेकिन यही नहीं, चूरे के पत्ता बहुत पौष्टिक चारे के रूप में भी है। और उससे सबसे महत्वपूर्ण जो है कि सूखा पत्ता जब वो ज़मीन में गिरा हुआ पत्ता होता है, वो अगर पशुओं के नीचे बिछाया जाए बिछावन के रूप में, तो उसके दूसरे जो खाद बनती है वो तो अद्भुत होती है। ये मैं किसी अध्ययन या किसी शोध के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैंने जो गाँव में देखा है, बचपन से अब तक चूरे वाले क्षेत्रों में देखा है, उस आधार पर कह रहा हूँ। मैं अभी देख रहा था किसी एक यूट्यूब में, तो पिथौरागढ़ के अलावा बागेश्वर में तो चूरा हो ही नहीं सकता है करके किसी शोधार्थी नहीं कहूँगा मैं उनकी उम्र के हिसाब से, लेकिन यूट्यूब में है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं मल्ला जी से जब इस विषय में बात कर रहा था तो उन्होंने बताया नहीं, चूरा बहुत ज़्यादा मात्रा में बागेश्वर में है। मैं आज इस विषय में इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने मल्ला जी से बातचीत की तो मैं जल्दी जिलाधिकारी से भी मिलने वाला हूँ इस विषय में। बागेश्वर जनपद में जो सरयू जलागम क्षेत्र है, सरयू नदी का क्षेत्र शारदा नदी का ही जलागम क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर हम सरयू नदी और उसके दाएं बाएं के 2 या 2.5 किलोमीटर चौड़ाई में क्षेत्र को ले लें, तो हम थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा जिला योजना में थोड़ा बजट की व्यवस्था करके, थोड़ा इसको संरक्षण संवर्धन के रास्ते में उतार कर, या फिर सीधे सीधे जनता कॉलेजों स्कूलों में लोगों से बातचीत करके, जो जागरण के कार्यक्रम हम चलाते थे राज्य आंदोलन के दौर में, नशा नहीं रोजगार दो के दौर में, इसी तरह से कुछ जागरण के कार्यक्रम चलाकर यदि हम 5 लाख तक के पौधे बागेश्वर जनपद और आसपास, बागेश्वर से लगी पिथौरागढ़ जनपद के बागेश्वर से लगे क्षेत्रों में स्थापित कर लेते हैं, जो कि संभव है। रिजर्व फॉरेस्ट है, वन पंचायतें हैं, जगह की कमी नहीं है। हम कहीं कम से कम हम जनता के खेत में जो जोत बहुत तेज़ी से सिकुड़ गई है, उस खेत में तो वृक्ष लगाने या चूरे का वृक्ष लगाने की बात नहीं करेंगे, ना ही इजाज़त देंगे, ना ही उम्मीद सरकार से करेंगे, क्योंकि कृषि क्षेत्र बढ़ाने की बातचीत भी हम लोग कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ तो जानता हूँ कि आरक्षित वन क्षेत्र, सिविल वन क्षेत्र, पंचायती वन क्षेत्रों में अगर हम मेहनत के साथ इस प्रयोग को करें तो 5-1 साल के प्रयास के बाद हमारे पास चूरा से वनस्पति घी बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल होगा। फल के रूप में भी होगा और घी बनाने के लिए भी होगा। सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल हमारे पास होगा वो होगा चारा पत्ती के रूप में, और बिछावन, जब जानवरों के नीचे बिछावन जिससे खाद बनती है। मैं आपको बताऊं, चूरे की जो लकड़ी होती है वो बहुत हल्की लकड़ी है, मजबूत भी है। ये शोधों में भी कई जगह पढ़ने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम सफल हो जाते हैं 5 लाख पौधे इकट्ठे करने में, तो निश्चित रूप में हम गाँव की अर्थव्यवस्था में चूरे से बने वनस्पति घी को स्थापित करने के बाद, जो आज बड़ी कंपनियों का वनस्पति घी आ रहा है विभिन्न कंपनियों के नाम से, वैसे मोटी भाषा में हम उसको डालडा कह देते हैं, लेकिन डालडा एक कंपनी हुआ करती थी। तो हम एक बहुत बड़े स्तर पर जो एक इकोनॉमिकल ग्रोथ जिसको हम कहते हैं कि साहब, एक तो आप खूब पैसे कमाइए, दूसरा हम कहते हैं कि कुछ खर्चे कम कर दीजिए, और तीसरा हम कहते हैं कि जो आप बाज़ार से चीज़ें खरीद के ला रहे हैं वो खुद घर में पैदा कर दीजिए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बहुत जल्दी श्री मल्लारा जी के नेतृत्व में हम लोग प्रयास करेंगे कि 5 लाख पौधों का लक्ष्य चूरे का रखा जाए और बागेश्वर जनपद में उसको फैलाया जाए। इसके लिए हम वन विभाग से कह सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है। जो जायका और जैसी बहुत बड़ी योजना का जो पता तक नहीं बताते किस गांव में क्या क्या काम किए गए, उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और ना ही वन मंत्रालय से हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हम जनता के संघर्ष पर उम्मीद कर सकते हैं कि जनता अगर ठान ले तो वन विभाग क्या कहते हैं, क्या पिद्दी का सूर हुआ, वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और इसके लिए हम बहुत जल्दी जनता के बीच में जाएंगे।